और एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया सन 1860 में। उस कानून का नाम रखा गया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यहां जो कोई वकील मित्र बैठे होंगे उनको यह समझ में आ जाएगा। आईपीसी बनाया अंग्रेजों ने। जिस अंग्रेज ने आईपीसी की ड्राफ्टिंग की उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। इसने हिंदुस्तान में आकर दो ही सत्यानाशी काम किए। एक तो शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी हमारी, जो गुरुकुल पर आधारित थी, मातृभाषा आधारित थी। दूसरी, न्याय व्यवस्था को हमारे खत्म कर दिया इस मैकॉले ने। मैकॉले ने जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि आपने भारत के लिए जो कानून बनाया है इंडियन पीनल कोड, उसके बारे में जरा बताइए। तो मैकॉले ब्रिटिश संसद में बयान दे रहा है और कह रहा है कि मैंने कुछ नया काम नहीं किया है। हम अंग्रेजों ने आयरलैंड नाम के देश को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाया था 10वीं शताब्दी में, वही कानून मैंने भारत को गुलाम बनाने के लिए बना दिया है 17वीं शताब्दी में। अंतर इतना ही है कि वो कानून था आयरिश पीनल कोड, आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए। मैंने आयरिश का कर दिया है इंडियन पीनल कोड, भारत को गुलाम बनाने के लिए। आयरलैंड की गुलामी के लिए 10वीं शताब्दी में बनाया गया आयरिश पीनल कोड, अब भारत की गुलामी के लिए वही कानून बना दिया 17वीं शताब्दी में इंडियन पीनल कोड। और मैकॉले बयान देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जब जब भारतवासियों को इंडियन पीनल कोड के आधार पर न्याय देने की कोशिश की जाएगी, न्याय इनको कभी भी नहीं मिलेगा। हर बार इनके साथ अन्याय ही होगा। और जो समाज गुलाम बनाया जाता है उसको अन्याय ही करना पड़ता है, न्याय देकर उसको गुलाम नहीं बना सकते। तो भारत के लोगों को अन्याय देने के लिए कानून बनाया है इंडियन पीनल कोड। मैकॉले एक बयान दे रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कह रहा है कि मैंने इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजन लिखे हैं, जो अनुच्छेद लिखे हैं, वो इतनी जटिल अंग्रेजी में लिखे हैं कि अच्छे से अच्छे भारतवासी समझ नहीं सकते, जिंदगी भर पढ़ते रहे उसको। तो मेरे बहुत सारे वकील मित्र हैं जो ईमानदारी से मुझे कहते हैं, राजीव भाई हम किसी भी कानून को पढ़कर समझ सकते हैं, आईपीसी कभी समझ में नहीं आता। गोल गोल जलेबी जैसी भाषा है और इतनी गोल गोल जलेबियां बनी हैं कि पहला वाक्य पढ़ना शुरू करो तो अंतिम भूलता है, अंतिम तक पहुंचो तो सारा पहला साफ हो जाता है। अब क्या न्याय मिलेगा उसके आधार पर। एक और कानून बनाया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक और कानून बनाया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इन तीनों कानून के आधार पर हमारी अदालतें चलती हैं आजादी के 62 साल के बाद भी। आईपीसी में हमारे देश की आजादी के बाद थोड़ा भी संशोधन नहीं हुआ, सीआरपीसी में नहीं, सीपीसी में नहीं। और थोड़े बहुत संशोधन हुए तो मामूली से हुए, वो वही हुए जो अंग्रेजों वाले संशोधन है, भारतीय तरीके के संशोधन नहीं हुए। अब दुष्परिणाम यह है कि इन तीन कानूनों के आधार पर पूरी जो व्यवस्था भारत में चल रही है, इस व्यवस्था में 10 करोड़ लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, चप्पलें घिस रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा। 3 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे में एक वादी और एक प्रतिवादी हो तो 7 करोड़ लोग फैसले के लिए भटक रहे हैं। इनको न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक एक मुकदमा चलते हुए 40 साल, 50 साल, 55 साल हो गए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है। न्याय मिलने की आशा उनकी धूमिल होती जा रही है। एक बार मैंने भारत देश के एक पूर्व न्यायाधीश, उनको प्रश्न किया था और उनको पूछा था कि आपके अदालतों में जो 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इनका फैसला कब तक आ जाएगा। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने मुझे कहा कि जब तक ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी अंग्रेजों वाले ही चलते रहेंगे और इनमें कोई संशोधन नहीं होगा, तब तक मुकदमों का फैसला 350 से 400 साल में आएगा। मतलब सीधा सा है कि ना वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा, दोनों ही मर जाएंगे। वकीलों के घर भरते चले जाएंगे, उनकी जेबें भरती चली जाएंगी, मुकदमों का फैसला नहीं आएगा।
क्योंकि मुकदमे जिस कानून के आधार पर निपटाए जा रहे हैं वो कानून ही नहीं है फैसला देने के लिए। मैंने तो एक बार बहुत क्रोध में एक न्यायाधीश महोदय को कहा था कि आप अपने को न्यायाधीश मानते हैं? कहने लगे हम मानते तो नहीं है, लोग हमको न्यायाधीश कहते हैं, हम नहीं मानते। मैं पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम न्याय देते नहीं तो न्यायाधीश हैं कहां। और उन्होंने ईमानदारी से यह स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि हम न्याय नहीं देते, हम तो मुकदमों का निपटारा करते हैं, केस को डिसाइड करते हैं। मुकदमे का निपटारा होना एक अलग बात है, न्याय मिलना बिल्कुल दूसरी अलग बात है। न्याय कुछ और चीज होती है, मुकदमे का निपटारा कुछ और चीज होती है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मुकदमे का निपटारा और न्याय का अंतर क्या है। हमारे देश में एक कानून है और अंग्रेजों के जमाने का है, वो आज का नहीं है। और ऐसे हमारे देश में 34,000 से ज्यादा कानून है। उस कानून का नाम है क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, पशुओं के खिलाफ क्रूरता अधिनियम। यह कानून क्या कहता है? गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, यह कानून कहता है। गाय को डंडे से मारो, उसको प्रताड़ित करो तो जेल हो जाएगी आपको। लेकिन हमारे देश में उसी गाय को गर्दन से काट दो और उसके मांस की बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको। आप जरा सोचो, डंडे से गाय को पीटे तो जेल में चले जाएं, लेकिन गर्दन काट दें उसकी और उसके मांस की एक एक बोटी को बेच दें तो कुछ ना हो हमारे खिलाफ। अब ऐसी स्थिति के कानून हो तो आप बताओ न्याय क्या मिलेगा? न्याय तो यह कहता है कि जिस गाय को आप जन्म नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। और गाय को क्या, इस पूरे प्राणी जगत में, जीव जगत में किसी भी जीव को मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। सभी जीव वैसे ही जिंदा रहने चाहिए जैसे आप जिंदा रहते हैं, न्याय तो यह कहता है। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि डंडे से मत मारो, गर्दन से काटो उसको, यह कानून कहता है। तो कानून और न्याय में बड़ा अंतर होता है। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में एक कानून है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्भपात है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है। हत्या में 302 का केस बनता है, फांसी की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है। और गर्भपात में कोई फांसी की सजा नहीं होती, कोई आजीवन कारावास किसी को नहीं होता। हत्या तो दोनों ही है। आपने बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है, जन्म लेने के बाद आपने मारा तो भी हत्या है। एक हत्या को गर्भपात कहते हैं, दूसरे को हत्या कहते हैं। एक में सजा फांसी की है और आजीवन कारावास की है, दूसरे में साधारण सजा है। इसलिए इस देश में हर साल 1 करोड़ बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या उनकी कर दी जाती है। और उसी का दुष्परिणाम है कि पुरुषों के बाद महिलाओं की संख्या तेजी से घटती जाती है। 1000 पुरुष इस देश में हैं तो अब महिलाएं 850 रह गई हैं। किसी दिन ऐसा होगा 1000 पुरुष होंगे, महिलाएं 500 रह जाएंगी। कौन सा समाज बनेगा, कौन सा देश बनेगा, कौन सी सभ्यता बनेगी? आप सोचो। कानून तो ये है, जन्म लेने के पहले मार डालो गर्भपात, जन्म लेने के बाद मार डालो हत्या। अगर दोनों को ही हत्या परिभाषित कर दिया जाए तो जन्म लेने से पहले मारने वालों को भी फांसी होने लगे तो इस देश में भ्रूण हत्या तत्काल रुक जाए और इस देश में बहनों की हत्या तत्काल रुक जाए। मुझे तो यह अफसोस होता है कि जिन 1 करोड़ बेटियों को गर्भ में हर साल मार दिया जाता है, पता नहीं कितनी बेटियां उसमें झांसी की रानी बन सकती हैं, कितनी बेटियां झलकारी बाई बन सकती हैं, कितनी बेटियां कित्तूर चनम्मा बन सकती हैं, कितनी बेटियां इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं जैसे कि बेटे करते। सबको रोक देते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी। इसलिए मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है। और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में।